हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, हम बचपन से कहते आए हैं अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। भारत की विशेषता क्या रही है? हमारे यहाँ संस्कृति का बाहुल्य होना, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का एक साथ आगे बढ़ना, यानी कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है जब हम विश्व पटल पे देखते हैं। इसी सांस्कृतिक धरोहर में अगर बात करें, इतिहास में थोड़ा जाए, तो 16 प्रमुख संस्कारों की बात होती है। षोडश संस्कार। इन 16 संस्कारों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार है जिसे हम कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। ठीक है, जिसे हम शादी या विवाह का नाम भी देते हैं। आदिकाल से अभी तक विभिन्न प्रकार से हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्र में विवाहों के बारे में पढ़ा, अलग अलग रीति रिवाज के द्वारा विवाहों के बारे में पढ़ा। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में एक चीज हमने नोटिस की है कि जो भारत में विवाह की संस्था है, ठीक है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है। यानी कि शादी जिस बात को लेके कहा जाता था कि दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का मिलन है, वो टूटती जा रही है, वो क्षीण होती जा रही है। चाहे ये अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज हो, एक गिरावट देखने में लगातार मिल रही है। आज इसके कारणों पे हम बात करेंगे, बहुत सी खबरें जो इससे जुड़ी हैं थोड़ा सा उन पे भी बात करेंगे, लेकिन मेनली हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या इसके सकारात्मक परिणाम भी हैं, भविष्य में किन चीजों पे ध्यान रखें हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। सरकार को क्या करना चाहिए, परिवार को क्या करना चाहिए, हमें आपको क्या करना चाहिए, हर बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, क्यों हम चर्चा में, आपने सोनम जी का, सोनम रघुवंशी का ये केस निश्चित तौर पे अब तक पढ़ लिया होगा। अपने पार्टनर के साथ आफ्टर द अरेंज मैरिज ये मेघालय के ट्रिप पे गई, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बहुत सा गहना पैसा लेके गई। देन इनके जो दोनों कपल ये मिसिंग हुए, बाद में जो इनके पार्टनर हैं उनकी लाश मिली। अभी कुछ दिनों पहले, तो मतलब कुछ घंटों पहले शायद ये न्यूज़ आई कि शायद जो सोनम है ये भी किसी गाजीपुर के आसपास किसी रेस्टोरेंट में ये भी मिली और फिर पुलिस ने इनको अपने गिरफ्त में ले लिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अपने मित्रों या प्रेमियों के द्वारा साथ मिलकर इन्होंने अपने पति को मार दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और केस है अतुल सुभाष का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी से और उसके टॉर्चर से तंग आके सुसाइड कर लिया। मामला अभी भी सब जुडिस से, शायद इस पे अभी सुनवाई हो रही है। तीसरा केस ज्योति मौर्य का देख सकते हैं, जिनको उनके हस्बैंड ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा लगाया, इसको पढ़ाया और अभी ये मेरे को भूल गई हैं, और ये भी बड़ा विवादों में रहा था। देखिए, दरअसल ये केसेस या ये नाम, इनको हमें नहीं याद करना है, इनके पीछे जो मूल जड़ है हमको उस पर बात करनी है। और जड़ पे आने से पहले हमको इतिहास की तरफ देखना होगा और कैसे हम वर्तमान में वहां तक आए, हम हर बिंदु पे हमें बात करनी होगी। ठीक है, हर बिंदु पे हमें बात करनी होगी। कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। पहली बात तो क्या है कि 2021 तक जो देखा, हर 1000 पे 0.1 का रेशियो था जो तलाक हो रहे थे। और इस शहरी अगर हल्के की बात करें तो यहाँ पे तलाक और ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो शहरी एरिया है, शहरी क्षेत्र है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सी बहन बेटियां ऐसी हैं कि अगर उनको और मुकम्मल किया जाए और मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, तो निश्चित तौर पे कुछ और केसेस सामने आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसे केसेस है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, कैसे गुजर बसर होगा, तो डर के मारे भी इस प्रकार के मुद्दे कई बार बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ये तो खैर एक आंकड़ा जोड़ गया गलत से, मैं बता दे रहा हूं कि बहुत देर से शादी करने का जो चलन है वो भी आजकल बढ़ रहा है। अब इसमें तो 25 से 30 वर्ष को बहुत ज्यादा माना गया है, क्योंकि आयु 18-21 मानी गई है। पर ठीक है, शादी एक ऐसी चीज है कि जब आप श्योर हो तभी आप करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात है कि कई बार देरी से करने के कारण एक्सपेक्टेशन या स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, साइकोलॉजिकल कारण जो होते हैं ना, वो बड़े ही क्या कह सकते हैं कि आक्रामक तरीके से व्यक्तित्व में निखर के आ रहे हैं। और चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसमें वो झलक जब रहे हैं तो उनका नकारात्मक असर बहुत पड़ रहा है। ठीक है, नकारात्मक असर पड़ रहा है। और देखा जाए तो जो अरेंज्ड मैरिज है, 24% तक की गिरावट देखने को मिली है विगत कुछ वर्षों में। ठीक है, अब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके पीछे की जो पॉइंट है, जैसे जो 24% की गिरावट हुई, अगर आप एक प्राचीन सभ्यता या पुरानी समाज की बात करें तो वहां पे तो अरेंज मैरिज को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, लव मैरिज को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं
जातिवादी मानसिकता के बारे में, धर्म से जुड़ी मानसिकता के बारे में, धार्मिक मानसिकता के बारे में बेसिकली। तो हम हमेशा एक तथ्य को सामने आते हैं कि जब हम प्रेम विवाह को अनुमत करेंगे, इंटरकास्ट मैरिजेस को या इंटर रिलीजन मैरिजेस को अनुमति करेंगे, तो निश्चित तौर पे इनके विभेद कम होंगे, ठीक है। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई किस चीज में कि आप चाहे अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, एज अ इंस्टीट्यूशन जो शादी है, जो मैरिज है, वो गर्त में ना जाए, वो नुकसान में ना जाए। इस मुद्दे पे थोड़ा सा फोकस करिए जाने की जरूरत है, ठीक है। कुछ प्रमुख सवाल हैं, जैसे सवाल क्या है कि क्या विवाह संस्था वास्तव में संकट में है, हम इस पे भी बात करेंगे। इसके थोड़े से जैसे कहते हैं इंट्रिकेट पॉइंट्स से वहां तक पहुंचेंगे। पारंपरिक व्यवस्थित विवाह कैसे बदल रहे हैं, हम इस पे भी बात करेंगे, किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए शादी के पर्सपेक्टिव में, हम इस पे भी बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। इसके पहले मैं बताता चलूं कि 10 जून से यानी कि कल से स्टडी IQ IAS हिंदी का जो प्रतिज्ञा बैच है वो शुरू हो रहा है। 11 जून से लॉन्ग टर्म बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप 2026 या 27 को एज एन UPSC एस्पिरेंट टारगेट कर रहे हैं वर्ष को, तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 28-29 को टारगेट या 30 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। खास बात, अभी हाल में मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं, बहुत से फीचर्स की बात की है। जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इससे बेहतर, मैं हमेशा इस फीचर को गागर में सागर कहता हूं, ऐसा बैच है तो हर वो फीचर्स जो किसी बेहतर बैच में, शानदार बैच में होने चाहिए, वो सभी फीचर्स में अवेलेबल है, ठीक। उन बैचेस के बारे में जानकारी आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं, कुछ इतिहास पे जाया जाए तो हम सबको पता है कि विवाह को केवल 2 व्यक्तियों का ही मेल नहीं माना जाता, 2 परिवारों का, 2 संस्कृतियों का संगम माना जाता है। षोडश संस्कारों में से एक माना जाता था। और मुझे तो याद आता है जब मैं अपने माता पिता से इस बाबत बात करता हूं तो वो अपने जमाने की कहानी बताया करते थे कि कैसे 3-3 4-4 दिन शादियां चला करती थी। जब बारात निकला करती थी, वर्रात कहा जाता था उसको, जब तो ज्ञानी लोगों का भी एक गांव से दल जाता था बारात के साथ में लठियारों का भी एक समूह जाता था, जो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, जो अक्सर कम हुआ करती थी। ज्ञानी लोगों का समूह क्यों जाता था? क्योंकि वर पक्ष से, वधु पक्ष से ज्ञान का आदान प्रदान होता था, प्रश्न पूछे जाते थे, उत्तर दिए जाते थे। फिर वो एक समागम हुआ करता था जहाँ पे वर पक्ष के जो लोग थे वो वधु पक्ष के लोगों से मिला करते थे। इस प्रकार की बहुत मिलनी जिसे कहा जाता है, बहुत प्रकार की चीजें हुआ करती थी। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, धीमे धीमे हमने देखा कि वो शादी जो थी अब और शॉर्ट हो गई, कि आज बारात गई, रात में रुकी, सुबह आ गई। अब लोग रात में ही वापस आने लगे। अब तो खैर शादी कहीं बाहर किसी रिजॉर्ट में या किसी डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी जगहों पे हो रही है और लोग अपने प्रीति भोज में बुला लिया करते हैं और वहां पे ही चीजें निपट जाया करती हैं। तो चीजें बहुत श्रिंक होती जा रही हैं। हालांकि पहले लोगों के पास समय भी ज्यादा था, आज के समय लोग व्यस्त भी बहुत हैं। पहले मनोरंजन के साधन कम हुआ करते थे, आज तो तुरंत मोबाइल निकालिए, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम सब मिल जाता है। तो चीजें शॉर्ट होती जा रही हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम कुछ और तथ्यों की, तो क्या है, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार की व्यवस्था बताई गई। ब्रह्म, देव, आश, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, 8 प्रकार के शादियों की बात की गई है। स्वयंवर प्रथा में, स्वयंवर प्रथा का आप बहुत सुनते होंगे, श्री राम की बात कर लें आप, द्रौपदी की बात कर लें, ठीक है, आप पृथ्वीराज चौहान की बात कर लें, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार था। इसके अलावा जब गंधर्व विवाह की बात करते हैं तो उसको प्रेम विवाह माना जाता था, उसका उल्लेख भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो इसका मतलब प्रेम विवाह तो पहले भी थे और प्रेम विवाह के उदाहरणों से हमारा जो वेद पुराण है वो भरे पड़े हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग है। बात विवाह पे हो रही है, बात बेसिकली विवाह पे हो रही है कि किस प्रकार से चीजें ये घटती जा रही है, ठीक है। चलिए, परंपरा का विकास कैसे हुआ मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो मुगल काल में सामाजिक परिपक्वता जो थी वो कहीं ना कहीं आगे आई, जहां पे राजघरों में राजनीतिक विवाह शुरू हुए, ठीक है। राजघरों में क्या हुआ, राजनीतिक विवाह शुरू हुए, ठीक है। धार्मिक एकता का महत्व वहां पे पता चला। इनफैक्ट अगर आप अकबर की बात करें, आप जहांगीर की बात करें, आप शाहजहां की बात करें, राजपूतों से बहुत सारे कनेक्शंस इनको देखने को मिलते हैं और वहां पे पता चलता है कि इंटर रिलीजन और बेसिकली इंटरफेथ मैरिजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वो एक परिपक्वता की निशानी भी कही जा सकती है उस समय, ठीक है। ब्रिटिश काल की बात की जाए तो सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव देखने को मिलता है, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार देखने को मिलता है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा देखने को मिलती है। और ये जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था के रूप में जो विवाह की प्रक्रिया है, विवाह की परंपरा है, उसको एक अलग रूप देती है, जहां पे थोड़ी सी जो महिलाएं हैं वो भी इस कदम पे आती हैं कि नहीं, हम अपनी अच्छाई और बुराई को खुद से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने वर को, अपने पति को
हम अपने हस्बैंड को चुन सकते हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान में समानता के अधिकार की बात होती है, हिंदू मैरिज एक्ट आता है, बहुत से सुधार होते हैं, ठीक है, यद्यपि उन सुधारों का विरोध भी हो रहा था। व्यक्तिगत पसंद को कानूनी मान्यता देने की बात आती है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें जब सामने आती हैं तो वर पक्ष तो पहले से ही मजबूत था, पितृसत्ता थी, वधु पक्ष और खासकर वधु यानी कि महिला, उसको भी अपना हक पता चला, अपने अधिकार पता चले, ठीक है। बात करें इसके आगे की तो कुछ और बिंदु, अगर हम भारत में विवाह कानूनों की बात करें तो बेसिकली अलग अलग फेथ्स या अलग अलग रिलीजन की बात करें तो हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है इस्लाम में, ठीक है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का क्रिश्चियन में, और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 का है पारसियों के लिए। इसके अलावा विविध रूप में कुछ और भी है, छोटे मोटे जनजातियों में अलग अलग प्रकार से विवाह होते हैं जो इस एक्ट से बाहर के भी कई बार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग तरीके के, जैसे कुछ जगहों पे होता है कि वो जो महिला होती हैं वो अलग अलग पुरुषों के साथ रहती हैं, फिर जिसको पसंद करती हैं उनके साथ जाती हैं। कई जगह पुरुष अपने होने वाले ससुराल में बहुत समय तक रहता है, जिसको पसंद किया जाता है उसको रखा जाता है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी अलग दिखती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी अलग दिखती है, तो इस प्रकार की चीजें भी हमको देखती रहती हैं। तो विभिन्न प्रकार की ये भारत में विवाह के कानूनों की बात है। खैर, जो मेन बात है वो क्या है कि विवाह की स्थिति 2024-25 में अगर बात करें तो भारत में लगभग 99% महिलाएं जो 35-39 वर्ष तक की हैं और 98% पुरुष 44, मतलब एक रेंज लिया गया कि इससे कम में कितने लोग हैं, तो 99% महिलाएं और 98% पुरुष जो हैं वो विवाहित है। लेकिन जो ट्रेंड एक और अलग है वो क्या कि शहरी क्षेत्रों में अविवाहित लोगों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। बहुत से पुरुष और बहुत से महिला शादी नहीं करना चाहते हैं। हाल में अगर हम जापान का केस देखें तो वहां पर बाकायदा एक स्कीम लाई गई कि शादी करो, बच्चे पैदा करो ताकि देश आगे बढ़े, क्योंकि चूंकि पुरुष और महिला जब दोनों वर्किंग हो जा रहे हैं तो संस्था के रूप में विवाह जो है वो एक प्रश्न के दायरे में आ जा रही है कि फिर कौन बच्चे को संभालेगा और कौन जॉब करेगा। तो अगर महिला बच्चे को संभालेगी तो महिला ही जॉब का क्या कहते हैं क्यों छोड़े, उसको क्यों कुर्बान करे, पुरुष क्यों नहीं कर सकता? इस प्रकार के प्रश्न बहुत उठते हैं, ठीक है। तलाक के आंकड़े देखे जाए तो भारत में अभी मैंने बताया कि विश्व में सबसे कम है, अमेरिका में 2.5 प्रति हजार और चीन में 3.2 प्रति हजार है, ऐसे आंकड़े हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था की बात की जाए तो अंतरजातीय विवाह 1970 में 4 से 5% हुआ करते थे, जो कि लगभग 7 से 8% हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा तो विकास नहीं है। शहरी क्षेत्रों में यह दर 15 से 20% की है। ये बड़ी बात है कि कास्ट को भूल के लोग शादी कर रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और नीचे कमेंट में क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि सर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो क्या यार, तार्किक तरीके से देखा जाए, जब दोनों लोग एकदम इक्वल लेवल पे रहें, समान तार्किकता के साथ अगर शादी हो तो अच्छी चीज है ना, बुरी नहीं है। पर बात पूरी कहां है, जब आप किसी विशेष पूर्वाग्रह के साथ शादी करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप इंटर रिलीजन मैरिज करें, इंटर मैरिज करें, सेम कास्ट मैरिज करें, एट द सेम टाइम आप अगर किसी विशेष सोच को लेके, नकारात्मक सोच को लेके जा रहे हैं, पूर्वाग्रह को लेके जा रहे हैं, तो आप यहां पे निश्चित तौर पे हताश होंगे, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में अधिक अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। खैर, वहां पे विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है थोड़ा अलग तरीके से। अभी हाल में मैं एक मूवी देख रहा था, फहद फाजिल की मूवी थी, वहां पे भी मैंने देखा कि जैसे जो बुआ के लड़के हैं या इस प्रकार के रिलेशन में हिंदुओं में भी शादी हो जाती है, जबकि आप उत्तर भारत में देखेंगे तो जो सपिंड शादियां हैं वो मान्य नहीं मानी जाती है। सपिंड शादियां मान्य नहीं मानी जाती है। पिता के साइड से शायद 10 साइड है और माता के साइड में शायद जो 5 पुश्त हैं उसमें शादी नहीं हो पाती। चलिए, आर्थिक पहलू क्या है? भारतीय विवाह उद्योग लगभग $50 बिलियन का है। बहुत बड़ा मुझे कहते हैं कि एक उद्योग है भाई, मतलब करोड़ करोड़ लोग फूंक देते हैं शादियों में। उन्होंने एवरेज देखा जाए तो 10 से 20 लाख, बड़ी बात है, 10 से 20 लाख शादियों में खर्चे हो रहे हैं, जहां पे हर साल करोड़ों शादियां हो रही हैं। वहां पे सोच $50 बिलियन का कारोबार है, 2024 के आंकड़े हैं। ये बताते हैं कि एज एन इंडस्ट्री ये बहुत फल फूल रहा है। लेकिन उसके बाद की चीजें, क्योंकि शादी में जब झोंक देते हैं अच्छा पैसा, कमाया हुआ पैसा, मोटा पैसा, उसके बाद उसके रिपरकशंस भी देखने को मिलते हैं। फिर 10 वर्ष तक EMI चुकाते हैं, फिर चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। चलिए, कुछ और बातें करते हैं। पारंपरिक विवाह से आधुनिक असिस्टेड मैरिज क्या है? पुराना मॉडल क्या था? पूर्णतः पारिवारिक नियंत्रण था। कई तो जगहों पे आपको पुराने समय देखा होगा कि शादी से पहले पुरुष ने महिला को नहीं देखा होता, महिला ने पुरुष को नहीं देखा होता है, बस ये पता होता है कि महिला से शादी हो रही है, तो पूरी तरीके से पारिवारिक नियंत्रण रहता था। फिर क्या हुआ? फिर कुंडली मिलान को शुरू किया गया कि कुंडली मिलाई गई। और एक ऑन अ फनी नोट बताऊं तो मैं एक रील देख रहा था कि कुछ और चीजें चल रही थी, बहू की सास से कुंडली मिलाई जा रही थी, तो इस प्रकार की चीजें भी है। खैर, फिलहाल पहले तो इस तरह का नहीं था, लड़का लड़की के कुल मिलाए जाते थे, 36 में 36 गुण मिल जाते थे, या 32, 34, 30, 28 जो भी गुण, कुल मिला के शादी करा दी जाती थी, गुण अगर मिल जा रहे ठीक ठाक तो, ठीक है। जाति, गोत्र, आर्थिक स्थिति का मापदंड देखा जाता था कि जाति क्या है, गोत्र सेम तो नहीं है, ठीक है। सपिंड शादियों की जो मैं बात कर रहा था कि ये देखी जाती थी, ठीक है। और आर्थिक स्थिति भी कि लड़का कमाता धमाता है कि नहीं, चूंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी तो पुरुष को ही देखा जाता था कि कमा धमा रहा है कि नहीं, ठीक है।
युवक युवती की राय बहुत गौर थी। हम तो अपनी बात नहीं कर रहे, हम अपने पिताजी लोग के टाइम की या उनके पिताजी लोग के समय की बात बता रहे हैं कि उनकी राय कुछ नहीं थी, शादी तय हो गई तो फिर करनी है, ठीक है। और आप भी अपने माता पिता से बात करेंगे या उनके माता पिताओं के बारे में पूछेंगे तो उनको बस बता दिया जाता था कि शादी तय हो गई, अब फलाना दिन को बारात जाएगी और शादी होके जो आपकी होने वाली वाइफ है वो आ जाएंगे, बस ये होता था, ठीक है। नया मॉडल क्या है, युवाओं की सहमति आवश्यक है भाई, दोनों को अच्छी बात है, ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि जो हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था, अच्छी बात है कि भाई दोनों की सहमति है, दोनों रेडी है कि नहीं, इस प्रकार की चीज जरूरी है। शिक्षा और करियर की महत्ता कि भाई लड़की अगर चाहती है कि मैं पढ़ने लिखने के बाद शादी करे तो करने दो, अच्छी बात है भाई। जब वो पढ़ लिख के शादी करेगी तो वो परिवार को सशक्त ही करेगी ना। और सेम गोज कि करियर के पर्सपेक्टिव से पुरुष और महिला दोनों देखते हैं, अच्छी बात है, चीजें सही है, ठीक है। व्यक्तित्व रुचियों का मेल कि वेज नॉन वेज वाली बात, ठीक है, अर्बन रूरल वाली बात, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वाली बात। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर सुनी थी कि किसी पति किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मानता था, पत्नी किसी और को मानती थी, दोनों में तलाक हो गया या शादी कैंसिल हो गई या शादी टूट गई, ऐसा चीजें, तो ऐसी चीजें भी आती हैं। तो ये चीजें भी आजकल चल रही हैं, बहुत बुराई तो नहीं है इसमें, लेकिन अब ठीक है, इंटर केसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग आजकल बहुत कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो शादी.com जैसी हो, जीवनसाथी.com हो, या इवन जो टिंडर जैसे ऐप्स हैं, वहां पे भी हुकअप और क्रशअप के लिए चीजें लोग करते हैं। खैर, आप बहुत डीएनए सैंपलिंग जैसी चीजें कि जहां पे मेडिकल पर्सपेक्टिव को भी देखा जा रहा है कि कोई पुरुष के घर में या महिला के घर में रोगों का कोई इतिहास तो नहीं है, इस प्रकार की चीजें भी आजकल देखी जा रही है, ठीक है। मैट्रिमोनियल अगर क्रांति की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी जैसे प्लेटफॉर्म है, 50 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके भी व्यक्तित्व आधारित मैचिंग हो रही कि एआई को दोनों की कुंडली देने के बाद कहा जा रहा है कि बताओ ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब खैर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है पर है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलो कुछ और बातें, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या है, क्यों ये परिवर्तन देखने को मिला, जो अभी हमने देखा कि पहले कैसे होता था और अभी कैसे हो रहा है। तो शिक्षा का प्रभाव है निश्चित तौर पे। महिला शिक्षा की बात की जाए तो स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता बहुत कम थी, जो कि अब लगभग 2011 के हिसाब से लगभग 66% है, जो कि इस समय लगभग मेरे ख्याल से 70% के आसपास हो जाएगी अगर जनगणना हो जाती है तो, ठीक है। 2024 अनुमानित कि 78% महिलाएं जो शिक्षित होंगी, तो शिक्षित महिलाएं हैं तो अपना निर्णय अपने हिसाब से लेंगी, पैट्रियार्की के फेर में नहीं फंसेंगी, ठीक है, अपने निर्णय को अपने तरीके से ले सकेंगी। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ रही है, वो इस बात को भी तय कर रही है कि जो महिला है, जो स्त्री है, वो पुरुष को या वर्ग को अपने हिसाब से चुनेगी, अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से चुनेगी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनेगी, दबाव के आधार नहीं जुड़ेगी। ये बदलाव इस कारण हो। परिणाम क्या है कि विवाह में देरी हो रही है। खैर, मैं इसको बहुत तार्किक नहीं मानता, पर हाँ, अगर आप भारत की फैब्रिक को देखें तो इस प्रकार की चीजें तो समाज में वो जो 4 लोग हैं जो बात करते हैं वो तो बात करते ही हैं। करियर को प्राथमिकता दी जा रही है महिलाओं द्वारा, विच इज अगेन अ गुड थिंग, ठीक है, नॉट बैड। पर करियर मतलब डिले जो हो रहा है मैरिज में कि वो 35-36 वर्ष की उम्र में जब शादी करते हैं, तो हाँ, निश्चित तौर पे आप जब परिवार को आगे बढ़ाते हैं तो दिक्कतें तो खैर सामने आती हैं, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता की इच्छा है महिलाओं में कि भाई हम अपना पैसा अपने भी खर्च करें, पुरुष चाहते हैं अपना पैसा अपने भी खर्च करें, किसी और को परिवार का या परिवार बढ़ाने जैसी इच्छाओं को क्यों ही पाला जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की पारंपरिक भूमिकाओं का विरोध भी हो रहा है आजकल, जो पुरानी, जैसे मैं पितृसत्ता की बार बार बात कर रहा हूं, तो इस पितृसत्ता के खिलाफ बहुत से वॉइस मजबूत होने, आवाजों को हम खड़ा होता देखना, ठीक है। शहरीकरण का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। 2011 में 31%, लगभग 32% मान लीजिए शहरी जनसंख्या थी। 24 में 38% की जनसंख्या शहरी है, तो शहर में अलग अलग प्रकार के रवैये, अलग अलग प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं, शादियों के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसी शादियों के प्रकार भी देखने को मिलते हैं जो शायद भारत के कानूनों द्वारा संचालित नहीं है, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। खैर, न्यूक्लियर फैमिली का जो बढ़ता चलन है, ये भी निश्चित तौर पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। जैसे आजकल हम एक टर्म की बात करते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कि पुरुष और महिला दोनों जॉब करते हैं, शादी के बाद बच्चे को संभालने के कारण जो महिला है वो अपने जॉब से हाथ धो बैठती है, और इस दौरान वो जिस डिप्रेशन को फेस करती है उसको पोस्टपार्टम, बेसिकली बच्चा पैदा करने के बाद का जो डिप्रेशन होता है, महिलाएं ही ज्यादा झेलती हैं, महिलाएं ही मोस्टली झेलती हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी देखने को आ रही हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग उठती है कि भाई सिर्फ महिला ही क्यों संभाले, पुरुष क्यों नहीं संभालता, पेरेंट्स दोनों हैं, सिर्फ एक व्यक्ति पे इतना ज्यादा बोझ क्यों हो रहा है, ठीक है। आर्थिक कारक भी हैं, दोहरी आय की आवश्यकता, आजकल लोग चाहते हैं कितना ज्यादा कमाया जाए, कितना ज्यादा कमाया जाए, कितना ज्यादा जोड़ा जाए, ठीक है। और वो ईएमआई पे ईएमआई, एसआईपी पे एसआईपी, ठीक है। महंगाई दर का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जीवन शैली में बदलाव एक बड़ा रीजन है। पहले अब देखा जाता था कि
होली की होली, दिवाली की दिवाली कपड़े मिलते थे। अभी तो हर ओकेजन पे हर महीने में नया कपड़ा चाहिए। हम सब खुद इस ट्रैप में फंसे हुए, क्या ही बोला जाए इसमें, ठीक है। करियर के ग्रोथ को लेके बहुत से लोग चुनौती भी मानते हैं। इवन बहुत से इंस्टीट्यूशन है जो महिलाओं को कम जॉब इसलिए देते हैं क्योंकि अगर वो शादी करेंगी, बच्चा पैदा करेंगी, फिर मैटरनिटी लीव पे चली जाएंगी, या शायद कंपनी को उस प्रकार से सपोर्ट ना कर पाए जिस प्रकार से पहले किया करती थी। तो निश्चित तौर पर ये सभी कारण भी जिम्मेदार है। और अगर बात की जाए तो सामाजिक परिवर्तन के कारकों को बदलती सोच बहुत है। व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता आजकल दी जा रही है, जरूरी है, दी जानी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत से लोग शायद कहते हैं कि अकेले रह के खुश रह लेगा ब्रो, हम अकेले रह के खुश हो लेंगे ब्रो। तो उस प्रकार की चीजें जो है, ठीक है। पारंपरिक मूल्यों का प्रभाव भी एक बड़ा कारण है। जो प्रश्न उसमें बदलते जा रहे हैं कि भाई क्या पुराने समय में जिस प्रकार से सास या ससुर वर्क करते थे, इस समय से काम चलेगा क्या नहीं। वो जो दोस्त बनने वाली अवधारणा है, उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। जाति धर्म बंधनों को चुनौती दी जा रही है, दी जानी चाहिए, कोई दो राय नहीं। अनर्गल नहीं दी जानी चाहिए, तार्किक आपका अगर तर्क आपके मजबूत है तो दी जानी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। चलिए, नई चुनौतियां क्या है, समसामयिक चुनौतियां क्या है। लिव इन रिलेशनशिप की बात है तो भारत में कानूनी मान्यता नहीं है। बहुत से लोग लिव इन को अच्छा मानते हैं, बहुत से लोग अच्छा नहीं मानते हैं। मेरा यह मानना है कि कानून सम्मत रहते हुए, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, एक दूसरे के बेहतरी के लिए जो हो उस पर आप लोग काम करें, ठीक है। अगली बात क्या है, शहरी युवाओं में बढ़ती प्रवृत्ति। निश्चित तौर पे शहर में बहुत सारी प्रवृत्ति है। इनफैक्ट आजकल बहुत से टर्म्स आ गए हैं वो सिचुएशन से, वो जो जेंजी की जो बातें हैं आजकल की सिचुएशन से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मैं तो बहुत सारे रील कभी कभी दिख जाती हैं तो मुझे लगता है कि इसमें से 99.9% चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है, ठीक है। फिर सामाजिक स्वीकार्यता की कमी, इस प्रकार की दिक्कतें भी हैं नए नए शादियों में। और क्या है, पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज में तो बहुत ज़्यादा। आजकल तो मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ जहाँ सेम सेक्स मैरिजेस भी हो रहे हैं। आई डोंट नो कैसे वो लोग करेज करके बात करते हैं, पर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिजिटल डेटिंग की बात की जाए तो टिंडर, बम्बल जैसे ऐप्स हैं जहाँ पे बहुत से इस प्रकार की चीज़ें बढ़ रही हैं। हुकअप्स का एक कल्चर चलता आ रहा है, ठीक है। सिचुएशनशिप की मैंने बात की, ठीक है। फ्रेंड जोन जैसे शब्द देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। 50 मिलियन से अधिक भारतीय यूजर्स हैं इस प्रकार के डेटिंग ऐप्स पे, डिजिटल डेटिंग। और ऐप आजकल तो मतलब डेट करने के तरीके ही बदल गए हैं, ठीक है। वो पहले जो खत लिखे जाते थे, कबूतर से भेजे जाते थे, अब तो खैर। पारंपरिक मैच मेकिंग को चुनौती मिल रही है इस प्रकार के ऐप से, ये भी एक बड़ा कारण है। और त्वरित रिश्तों की जो संस्कृति, तुरंत जो रिश्ते बनते हैं। अभी बात की, अभी यार तुम भी मेरे जैसे हो, तुम भी होडोफाइल हो, मैं भी होडोफाइल हूं, लेट अस गो टू समवेयर, ठीक है। इस प्रकार की चीजें है ना, ठीक है। और क्या है, कुछ और बिंदुओं पे देख लेते हैं। नई चुनौतियां प्रवृत्तियों को देखा जाए तो डिंक, डबल इनकम नो किड्स, ये बड़ा चल रहा है। ये टर्म याद कर लीजिएगा, बड़ा आजकल नॉलेज में डिंक कल्चर बड़ा प्रचलित है। क्या है कि बच्चे न चाहने वाले जोड़े, जिनको लगता है कि जिंदगी भर हम ऐसे अकेले रहेंगे, एक दूसरे के कंपेनियन बनेंगे, घूमा जाएगा फिरा जाएगा। बच्चे क्या है, हमारे लिए बंधन का काम है, ठीक है। जैसे बुद्ध ने राहुल को बंधन माना था, वैसे ही, ठीक है। करियर फोकस्ड लाइफस्टाइल है कि करियर पे काम किया जाए, अपनी जिंदगी पे काम किया जाए, अपनी खुशियों पे काम किया जाए। बच्चों पे एक्स्ट्रा फोकस क्यों करना। आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जा रही है, इस पे बात की जा रही है, ठीक है। सामाजिक दबाव का विरोध नहीं लेना, लोग कह रहे हैं बच्चा करो, उनको नहीं करना है बच्चा, ठीक है। और क्या है, देर से शादी की प्रवृत्ति तो औसत 28 से 30 वर्ष पुरुषों का है, महिलाओं का 25 से 27 वर्ष है, विच इज ओके, इट्स नॉट दैट बैड। बट यस, बहुत उम्र के बाद जब आप बच्चे पैदा करने की बात करते हैं तो शारीरिक चुनौतियां हैं वो सामने देखने को मिलती है, ठीक है। करियर स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है। परफेक्ट मैच की बात की जा रही है कि नहीं, दिस इज नॉट परफेक्ट मैच। 36 में से 36 नहीं, 36 में से 136 गुण मिलने चाहिए, वो गुण भी जो हमारी कुंडलियों की सीमा से बाहर है, उनकी भी बहुत सारा बात हो रही। चलिए, कुछ और बात, बदलाव के दुष्प्रभाव और फायदे भी देख लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है, ठीक है। और क्या है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, अच्छी बात है। जाति धर्म की बाधाओं में जो है वो कमी आ रही है। खुशहाल वैवाहिक जीवन की संभावनाओं की बात हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या है, पारिवारिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, गिरावट हो रही है, ठीक है। पारंपरिक सामाजिक ढांचे जो है वो टूट रहे हैं। पहले इस प्रकार की सिचुएशन से फ्रेंड जोन चीजें नहीं हुआ करती थी मेरे मित्र। पीढ़ियों के बीच संघर्ष हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पीढ़ी अंतराल, जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, जो हमारे पेरेंट्स सोचते थे, जो उनके पेरेंट्स सोचते थे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी, ठीक है। सामुदायिक एकता में कमी आ रही है। निश्चित तौर पर जब इंटरकास्ट इंटरफेथ शादियां होंगी
तो इस प्रकार की एकता तो टूटेगी ही, ठीक है। और कुछ बिंदु हैं जिन पे हम लोग बात कर लेते हैं। आने वाले वर्ष में क्या अपेक्षा है अनुमानित रुझान के अगले 10 वर्षों में? व्यवस्थित जो ऑर्गेनाइज्ड जो हम अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं वो और कम हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में तेज गिरावट जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन थोड़ा धीमा हो सकता है, क्योंकि अभी भी वहां पे लोग एकजुट होके इंटरकास्ट मैरिजेस का विरोध करते हुए दिख जाते हैं वहां पे, ठीक है। नए मॉडल का उदय देखा कि क्या सेमी अरेंज मैरिज की लोकप्रियता बढ़ेगी, ठीक है। सेमी अरेंज मतलब लव कम अरेंज इसको आजकल कहा जाता है। पारिवारिक सहमति के साथ व्यक्तिगत पसंद को और ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए भी और दी जाएगी भी, ऐसा लगता है। हाइब्रिड मॉडल का विकास होगा। सामाजिक स्वीकार्यता की बात अगर की जाए तो इंटरकास्ट मैरिज में वृद्धि होगी, स्वीकार भी आजकल हो जा रही है। इंटरफेथ मैरिज भी आजकल बहुत ज्यादा स्वीकार हो रही है, ठीक है। समलैंगिक विवाह पे आजकल बहस चल रही है, भारत में अलाउड तो नहीं है, पर हमने कनाडा वगैरह जगहों में, यूएस वगैरह जगहों में इस प्रकार की चीजों को देखा है, ठीक है। चलिए कुछ और बातों में बात करें तो समाधान और सुझाव क्या है परिवारों के लिए? क्या कि खुला संवाद बनाए रखें, बात करें आपस में कि अगर जैसे हमने सोनम रघुवंशी का केस देखा, सोनम रघुवंशी के केस में क्या था कि शायद उन्होंने खुद के बात नहीं की परिवार से। अगर किसी को पसंद करती थी तो पहले बता देती। आपने कितनी सारी जिंदगियां और कितने सारे परिवारों को दुख दिया आपको नहीं पता है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या, युवाओं के करियर लक्ष्यों का सम्मान किया जाए, परिवार भी समझे कि उनके भी कुछ करियर लक्ष्य हैं, जबरदस्ती तुरंत शादी करने का बोझ न हो। पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों पर संतुलन रहे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि एकदम से एडवांस ना हो जाइए बाहर को देख के और एकदम से संस्कृति के बोझ तले मत दब जाइए, दोनों चीजें हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, जब मेंटली फील करें तब शादी करें। जबरदस्ती दबाव में शादी हो रही है तो भाई इसको सामने आके रखें। कल को किसी को आप छुरा लेके घूम दें, उससे बेहतर है कि अपने परिवार को बता दें कि अभी शादी आप नहीं कर सकते, ठीक है। युवाओं के लिए क्या है, अपने फैसलों की में जिम्मेदारी दिखाएं। अगर शादी के लिए आपने हाँ बोली है तो उसको निभाएं, और अगर कोई दिक्कत है तो खुल के मुखर रूप से बोले कि नहीं करनी शादी, देर से करनी शादी, 5 साल बाद करेंगे, बताएं तो इस बात को, ठीक है। पारिवारिक मूल्यों को समझें कि क्या इश्यूज है क्या नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप स्किल्स को डेवलप करें, कैसे बात करनी है, कैसे रिलेशन को आगे बढ़ाना है, कैसे परिवार को मैनेज करना है, कैसे पत्नी को मैनेज करना है, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे समाज को देखना है, इन सब चीजों पे काम करें। करियर और व्यक्तिगत जीवन में बैलेंस बनाएं। करियर का बोझ व्यक्तिगत जीवन पे, व्यक्तिगत जीवन का बोझ आपके करियर पे ना दिखे, ठीक है। और क्या चीजें हैं सरकार के लिए, क्या सुझाव हो सकते हैं? समान नागरिक संहिता पे व्यापक चर्चा हो, मतलब बेसिकली जो विवाह से जुड़े कानून हैं उन पे बात की जाए। महिला सशक्तिकरण योजनाओं को और मजबूत किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और इंपॉर्टेंस दी जाए, महत्ता दी जाए। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के द्वारा लोगों को बताया जाए कि हर वो चीज जो सोशल मीडिया पे दिख रही है वो उतनी सही नहीं है, आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। अंततः हम क्या कह सकते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। विवाह संस्था भी समय के साथ बदल रही है। हमारा लक्ष्य इसे नष्ट करना नहीं बल्कि इसे और भी मजबूत और प्रासंगिक बनाना होना चाहिए। आखिर में खुशी और स्थिरता दोनों महत्वपूर्ण है, चाहे वह पारंपरिक विवाह हो या आधुनिक पार्टनरशिप। खुशी और स्थिरता जो है वो बहुत जरूरी है और उस पर कहीं ना कहीं काम किया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 16 जून को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। आपको इस बैच से जुड़ना हो जो कि रीतिकाल से शुरू हो रहा है तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इस ऑप्शनल के द्वारा मैं इस बात को पूरी क्लैरिटी के साथ कहता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मुख्य परीक्षा का जो अंतिम रिजल्ट आता है उसमें आपका नाम जरूर रहेगा, क्योंकि हिंदी लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकतम नंबर को सुनिश्चित करता है। तो अगर इससे जुड़ना है तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप हिंदी लिटरेचर सुन सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में सर्च मारिए ऑफिशियल विकास, तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com पे जाके आप जो मैंने शुरुआत में प्रश्न पूछे थे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। हिंदी साहित्य से जुड़ना है तो आप उससे बात कर सकते हैं। बाकी विकास लाइव इज द कोड विच यू कैन यूज फॉर योर फ्यूचर पर्पजेस एट स्टडी IQ। किसी भी कोर्स के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए भी आपके लिए भी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।